नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा 2024 को लेकर देश में इस समय सियासत गरमाई हुई है। वजह है कि 3 दिन बाद 2024 का आगाज हो जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनावों में सिर्फ कुछ ही महीनों का समय बाकी रह जाएगा। ऐसे में अब हर दल चाहता है कि लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरें। इसीलिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी योजनाएं तैयार करना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष भाजपा जहां 24 में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है और इस बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो एकजुट होकर के भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी के लिए पूरा विपक्ष अब एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले आ तो चुका ही है और अब पूरी तरह से एक्शन में भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक इस विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग और पीएम उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस समेत लगभग 26 से 28 दल हैं। ऐसे में सभी दलों के बीच सामंजस्य बिठाना और फिर एक चेहरे को आगे लाना इतना आसान तो नहीं है। इसीलिए गठबंधन में अभी इस बात में वक्त लग रहा है। हालांकि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी तो दोनों ही मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कहीं न कहीं इन दोनों मुद्दों पर चर्चा सार्थक रही। सीट बंटवारे पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि गठबंधन में समय रहते सीट बंटवारे पर भी फैसला हो जाएगा। तो वहीं दूसरा मुद्दा जो इंडिया गठबंधन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है वो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि गठबंधन में कई बड़े चेहरे हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे कई नाम पीएम रेस में शामिल हैं। लेकिन 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया, जिसका केजरीवाल समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने भी समर्थन कर दिया। वैसे देखा जाए तो खड़गे इस गठबंधन में सबसे उचित चेहरा है, साथ ही उनका दलित कार्ड भी गठबंधन के काफी काम आ सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कांग्रेस और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता के इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। खड़गे ने उसी समय ये कह दिया था कि अभी प्रधानमंत्री पद के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें पहले मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरना है और जीतना है। प्रधानमंत्री कौन होगा इसके बारे में जीतने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो वहीं खड़गे के इस जवाब को कांग्रेस का भी जवाब समझा गया। हालांकि खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार को थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई है और ये उनके ही प्रयासों से संभव भी हुआ है। लेकिन फिलहाल नीतीश ने नाराजगी की खबरों का खंडन ही किया, लेकिन इसके बाद से नीतीश और जेडीयू दोनों के रुख अदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब तो जेडीयू में काफी हलचल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इससे इतर जब इंडिया गठबंधन के एक अन्य घटक एनसीपी के मुखिया शरद पवार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गठबंधन का पीएम चेहरा होने के बारे में सवाल किया गया, तो एनसीपी प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास कई चेहरे हैं, जब वक्त आ जाएगा तब घोषणा भी कर दी जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने साफ कहा था कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले पीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए। पवार ने ये दलील दी थी कि जनता पार्टी ने भी 1978 में पीएम उम्मीदवार को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था और इसके बजाय कांग्रेस को हराने के बाद मोरारजी देसाई को चुना गया था। ये ऐतिहासिक मिसाल पवार के पीएम उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करने के खिलाफ तर्क का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवार के इस विचार से सहमत है और मानती है कि विपक्ष का ध्यान पूरी तरह से आगामी चुनावों पर होना चाहिए। पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एनसीपी चीफ के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मानती रही है कि पीएम उम्मीदवार की घोषणा चुनाव से पहले नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा
कि भारतीय लोकतंत्र का आधार संसदीय प्रणाली है। उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से चुनाव नहीं होते हैं, जिसके लिए शीर्ष पद का चेहरा घोषित करना जरूरी होता है। यानी साफ है कि पवार भी खरगे के बयान से ही सहमत है कि हमें पहले चुनाव जीतने पर फोकस करना चाहिए और चुनाव जीतने के बाद ही पीएम उम्मीदवार के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी शरद पवार के इस बयान का समर्थन कर दिया। इसके बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन बिना किसी पीएम चेहरे के ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने उतरेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का ये दाव कितना फायदेमंद होता है और कितना आत्मघाती। लेकिन इतना तो अब तय है कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार पेश नहीं करेगा। विपक्ष के इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों की भी यही राय है। वहीं गठबंधन का ये फैसला वाकई में जोखिम भरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पक्का है। ये साफ है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पीएम फेस नरेंद्र मोदी ही होंगे और जिस तरह से हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी के फेस पर चुनाव लड़कर भाजपा ने जीत हासिल की है, उससे मोदी और भाजपा दोनों के ही हौसले काफी बुलंद हैं। भाजपा तो लगातार ये कह भी रही है कि मोदी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। ऐसे में 28 दलों को मिलाकर बना विपक्षी गठबंधन इंडिया जब बिना पीएम फेस के 24 के मैदान में उतरेगा तो भाजपा को ये कहने का और भी मौका मिल जाएगा कि विपक्ष के पास इतने दल होने के बावजूद भी कोई चेहरा नहीं मिला जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। इसी बात का डंका भाजपा पीटने लगेगी और जनता के पास भी यही कहते हुए जाएगी कि मोदी के मुकाबले का कोई चेहरा है ही नहीं। इसीलिए आप लोग इधर उधर ना जाकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना वोट दो और समर्थन दें। यानी इस लिहाज से बिना पीएम फेस के उतरना गठबंधन के लिए आत्मघाती फैसला हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पीएम फेस घोषित ना करने के पीछे एक राय ये भी है कि बिना पीएम फेस के चुनाव में उतरने से गठबंधन अंदरूनी कलह से बच जाएगा और पूरा विपक्ष किसी चेहरे पर नहीं बल्कि आम जनमानस के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा और जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर जाएगा, जिससे किसी चेहरे के व्यक्तित्व का नुकसान भी गठबंधन को नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही गठबंधन भी एकता रहेगी और बाद में जिस दल की सीटें सबसे अधिक होंगी और जिनके नाम पर अधिकतम सहमति होगी उसे ही गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन इसी रणनीति के तहत बिना किसी पूर्व निर्धारित चेहरे के लोकसभा चुनाव में उतरने की सोच रहा है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के पीएम मोदी और भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने की योजना बना रहा है। फिलहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि गठबंधन के लिए ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। वहीं इंडिया गठबंधन के सामने दूसरा बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर है, क्योंकि इसको लेकर भी अभी तक कोई रास्ता जो है वो साफ नहीं निकला है। हालांकि राजधानी दिल्ली में हुई गठबंधन की चौथी बैठक में इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का 24 में प्रदर्शन काफी हद तक इन 6 राज्यों पर निर्भर करता है, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल हैं। इन 6 राज्यों से लोकसभा की 196 सीट आती हैं। इंडिया गठबंधन के लिहाज से 196 सीटें काफी अहम हैं, क्योंकि यहां गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद है। अभी वर्तमान में गठबंधन के पास 196 सीटों में से फिलहाल 113 सीटें ही हैं, लेकिन अगर गठबंधन पूरी तैयारी से है और मजबूत होकर के 24 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो बेशक उसे यहां फायदा मिल सकता है और 113 का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इंडिया गठबंधन के दलों की प्रभावी उपस्थिति महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब में है। पिछले चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया तमिलनाडु में किया था और द्रमुक के नेतृत्व में 39 में से 38 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। ये प्रदर्शन फिर से दोहराना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष वहां अगले आम चुनावों में भी मजबूती से उभर सकता है। इसकी वजह प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रमुक का अपेक्षित रूप से जमीन पर मजबूत होना है। साथ ही इस बार तमिलनाडु में भाजपा भी एआईडीएमके के बिना चुनाव में उतरेगी, इसीलिए भाजपा की कमजोरी का फायदा भी विपक्ष को मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को इन राज्यों में सबसे अधिक उम्मीद बिहार से है, क्योंकि पिछली बार जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, इस बार वो इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। हालांकि हाल ही में जदयू मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन राजद, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा जदयू के गठबंधन का हिस्सा होने से विपक्ष को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इस बार बिना नीतीश कुमार के अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, इसीलिए भाजपा को अधिक मेहनत की जरूरत दिखाई पड़ती है।
पिछली बार जब जदयू एनडीए के साथ था तब जदयू ने 16 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। बाकी कोई विपक्षी दल सीट नहीं जीत पाया था। वहीं झारखंड में भी पिछली बार झामुमो 14 में से सिर्फ 2 सीट ही जीत पाया था। इंडिया के लिए वहां भी अपनी ताकत बढ़ाने के मौके हैं। इस समय वहां गठबंधन की सरकार भी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन के पास और बेहतर करने की उम्मीद है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सभी दल अपने अपने बलबूते पर लड़े थे तब बंगाल में टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी। बाकी शेष 18 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की काफी मेहनत के बाद भी टीएमसी ने भाजपा को पटखनी देकर के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, और अब जब पूरा विपक्ष एकजुट है तो संभावना है कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में इस बार और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इस बार माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से शिवसेना ने 18, राकांपा ने 4 तथा कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। शिवसेना ने तब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब प्रदेश की राजनीतिक स्थिति काफी बदल चुकी है। अब शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दो फाड़ हो चुकी हैं और इनके एक एक गुट जरूरी ही भाजपा के साथ प्रदेश की सत्ता में है। लेकिन इन दोनों दलों के प्रमुख घटक यानी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार इंडिया गठबंधन के ही साथ हैं। ऐसे में संभव है कि इन दोनों दलों पर परंपरागत वोट गठबंधन के ही पाले में जाएगा। पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस तथा 1 आम आदमी के पास है। कांग्रेस और आप ने गठबंधन होने से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा और अकाली दल मिलकर के लड़ते हैं या अलग अलग राह पकड़ते हैं। तो आप और कांग्रेस को भी आपस में सामंजस्य बनाना होगा और दोनों को ही मिलकर चुनाव लड़ना होगा। हालांकि इससे इतर 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गठबंधन के प्रभाव को लेकर असमंजस की स्थिति है और यहाँ गठबंधन कमजोर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन 2 राज्यों में इंडिया के पास 87 में से महज 6 सीटें हैं। यदि बसपा भी इसमें जुड़ती है तो भी उसकी मौजूदा ताकत महज 16 सीटों की बनती है। लेकिन बसपा को लेकर अभी स्थिति जो है वो साफ नहीं हुई है। पिछली बार बसपा ने 10, सपा ने 5 तथा कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। प्रदेश में भाजपा की मजबूती और राम मंदिर के स्थापना के प्रभाव से विपक्ष के लिए अच्छी संभावनाएं कम है। इसी तरह दिल्ली में भी कांग्रेस आप गठबंधन के बावजूद टक्कर कड़ी होगी और इंडिया की राह आसान नहीं होगी। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि विपक्षी दलों के एक साथ आने से गठबंधन यहाँ भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन 6 राज्यों में इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। साथ ही बिना पीएम फेज के चुनाव में उतरने की रणनीति भी भाजपा और मोदी को असमंजस की स्थिति में डाल सकती है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।